उसका वो बचा था, लॉस या गेन क्या है वो? लॉस बचा था शायद सर। क्या कल अपन किए थे? कैलकुलेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कर लीजिए। हाँ, और वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला पहला पॉइंट था शायद, कल बताया था उसमें से। दूसरा था स्टोर्ड एनर्जी, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, और उसी में आखिरी में बचे थे गेन होगा कि लॉस होगा एनर्जी का वो। हाँ सर, इधर सर कहाँ है ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज? दिखा, बुक दिखा क्या बचा था, मैं तेरे को बताता हूँ। बिफोर ज्वाइनिंग ये ध्यान है, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब हमको ज्वाइनिंग से पहले एनर्जी और ज्वाइनिंग के बाद एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। हाँ, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लास्ट आर्टिकल यहाँ पे लेट U1 बी द एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग हाँ, ये जो है ना, U1 बी द एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड U2 बी दैट ऑफ आफ्टर ज्वाइनिंग। U1 U2 एनर्जी है, हमको निकालना है डिफरेंस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। लेट डेल्टा U इक्वल U1 माइनस U2। ज्वाइनिंग से पहले एनर्जी क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ज्वाइनिंग से पहले क्या था? कैपेसिटेंस C1 और उसका वोल्टेज V1 था पहले का, और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 और वोल्टेज V2 था। फिर माइनस 1/2 C क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। V के स्थान पे था यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये आफ्टर ज्वाइनिंग है। अब इसी को हमको सॉल्व करते जाना है। सब में हाफ कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या हो गया? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या था? पैरेलल में कनेक्टेड था शायद दोनों, तो C इक्वल C1 प्लस C2 था। यहाँ C की जगह C1 प्लस C2 रख दो। C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। पूरे के अकाउंट में आ जाएगा? नहीं, पूरे का नहीं।
केवल इतने क्या है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं, ये ब्रैकेट में लिखा ना C1 हाँ, ये पूरे का अपान में है। एक C1 प्लस C2 कैंसिल आउट होगा। हाँ वो कैंसिल हो गया। फिर एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालेंगे, कैंसिल होने के बाद एलसीएम निकालेंगे तो इधर हो जाएगा C1 प्लस C2 अंडर ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। बस एक तो कैंसिल नहीं होगा। अरे हाँ, अब इसको ब्रैकेट ओपन करना है, उसको एक्सपांड करना है, तो इक्वल हो जाएगा हाफ। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर C2 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ब्रैकेट को ओपन, हाँ V1 स्क्वायर मतलब ये C1 इंटू C1 V1 स्क्वायर, तो C1 क्या हो गया, C1 स्क्वायर, और V1 स्क्वायर तो है ही। फिर C1 को इसके साथ बांट दो, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 को दोनों में बांट दो, प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब इसको एक्सपांड करना है हमको, ये हो जाएगा देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, इतना आएगा ये। इसको एक्सपांड कर दिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इससे कैंसल आउट होगा, ये इससे कैंसल आउट होगा, ठीक है। क्या बचेगा, C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, C2 C1 V1 स्क्वायर हो गया, और ये C2 स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया है। इसमें से बचेगा माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। और नीचे में एक और बचा हुआ है C1 प्लस, देखो तो कहीं गड़बड़ थोड़ी हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर ब्रैकेट ओपन करके सबको कैंसल आउट कर देते हैं। तो इस साइड कर देना ना, इस साइड में वो इधर ही दिखा रहा है, देखते हैं, चलो। हाँ, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव इक्वल हाफ। यहाँ कटने के बाद क्या बचा, ये बचा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये भी बचा है C1 C2 V2 स्क्वायर, और इधर बचा है 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। तो इसको लिख डालो सबको, C1 C2, देखो C1 C2 सब में कॉमन निकाल देते हैं अंदर, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जो इतना बचेगा उसमें C1 C2 कॉमन होगा, और अंदर बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इतना ही बचेगा, और अपान C1 प्लस C2, ठीक है। इसका मतलब है, अब इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये बताओ, ये डेल्टा U का वैल्यू मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग।
इज गिवन बाई हाफ C1 C2 अंडर ब्रैकेट V1 माइनस V2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है बताओ मेरे को। ये इतना जो मिला हमको ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? हाँ, 2 ब्रैकेट अरे ये 2 नीचे आ गया होगा। यस बात एक ही है, हाफ यहाँ है, इसको ऐसा नहीं लिख करके तुम ऐसा लिख सकते हो। हाँ, बात एक ही हो। तो यहाँ देखो C1 C2 कभी निगेटिव हो नहीं सकते, C1 प्लस C2 भी पॉजिटिव है। अब V1 माइनस V2 पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर है वो, इस कारण कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव है, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ज्वाइनिंग से पहले जो एनर्जी है वो ज़्यादा था ज्वाइनिंग के बाद जो एनर्जी है उससे। तो एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। पहले ज़्यादा था, बाद में डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से इस टाइप से जोड़ने से हमको एनर्जी लॉस ही होता है, किसी प्रकार का एनर्जी गेन नहीं होता। अब यही है, तुम्हारे बुक में भी ऐसा ही होगा, और देख लो। लॉस ऑफ नहीं, लॉस या गेन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल, या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग माइनस एनर्जी आफ्टर। हाँ हो, क्या है, अरे पान लेना कौन नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उसमें। नहीं तो मैं तुमसे भी बोला था, कुछ नहीं बोले हैं उससे ऐसा कुछ। तो शांति है तो टू भी खुद बोल दी है, तो मैं क्या बोला। अरे वो कर वो है, वो तबीयत खराब है, बाटल चढ़ा है। वो लड़की है तो कुछ कारण बस नहीं आया, वही बता दीजिए मैंने। वो खुदे बोला कि मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, क्या हो गया, किसको गुस्सा आ रहा है? अच्छा, सर इसमें वो है क्या बोलते हैं, थ्योरी दिखाना है, चलो दिखो ना। वैसे कल का दिखा चुका हूँ, उसी के लास्ट है वो। यस हाँ, सारा चीज़ लिखा हुआ है पहले, उसी का जो लास्ट पार्ट है। हाँ, तो मतलब कोई मतलब नहीं, वो लिखाया हूँ, उसी को लिखना है तुमको। जब लिखोगे तो उसमें लिखा जाएगा। खाओ, भी टाइप दिखता है ना, तो पहले से दिमाग में यू है ऐसा रख के सोचा करो। नहीं, ऐसा भी यू है, ये वाला V1 V2 है, ये U1 है, ये U2 है, ये डेल्टा U है। कहाँ भी लिखा हुआ है, हाँ ये V1
सर ये जो अपॉन है दोनों ब्रैकेट में रहेगा ना, 1/2 ये ब्रैकेट में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ये है ना, ये पूरा यहाँ पे ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। हाँ हो गया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ कुछ न्यूमेरिकल हल किया हुआ है, तो खैर अपन एक्सरसाइज में देखेंगे सीधा। अब नेक्स्ट टॉपिक 2.24 आर्टिकल नंबर 2.24 में दिया हुआ है, देखो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड एनर्जी। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वोल्टेज में, कैपेसिटेंस में और एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको बताना है। देखो, यदि हम किसी एयर या एयर या वैक्यूम में कोई दो प्लेट रखे हुए हैं, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज E है, ठीक है। अब यदि हम उस एयर या वैक्यूम की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 1/K टाइम हो जाता है। नया इंटेंसिटी मान लो E डैश है, तो E डैश इक्वल E/K।
देखो, मैं अब तुमको समझाने के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लो अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही कंसीडर करते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, ठीक है। इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब मान लो इसको अपन चार्ज Q देते हैं, तो यहाँ पे बीच में एयर या वैक्यूम है, तब और उस कंडीशन में मान लो इंटेंसिटी E है, तो E का क्या वैल्यू होता है? इंटेंसिटी E इक्वल इंटेंसिटी E इन एयर इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। वैक्यूम में भी यही होता है, ठीक है। अब यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई दूसरा मीडियम डाल दें, तो सपोज ई डैश है, ई डैश इंटेंसिटी इन एनी अदर मीडियम इक्वल क्या होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से हमेशा बड़ा ही होता है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ इंटू 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इंटू 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ के है, यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ ग्रेटर देन 1 किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? कम आएगा ना। देखो यहाँ पे 1 से डिवाइड है समझो, और यहाँ के लिखा है, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको के से डिवाइड किए हैं अपन। यहाँ 1 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ के से डिवाइड हो रहा है, और के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, मतलब ई डैश जो है ई से कम होता है। भाई जब किसी नोमिनेटर को हम जितना ज़्यादा बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, डिविडेंड उतना ही हमको कम मिलेगा। तो यहाँ वही थ्योरी लागू, 1 से ज़्यादा किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड हमको कम मिलेगा इसके कंपेयर में, ठीक है। अब जब ई डैश कम हो गया तो ई डैश क्या हो जाता है? 1 अपान के टाइम हो जाता है। एयर या वैक्यूम में जो फील्ड इंटेंसिटी है उससे यदि कंपेयर करें, सपोज एयर या वैक्यूम में फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो उस एयर या वैक्यूम के स्थान पे अगर हम दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं और उसमें इंटेंसिटी ई डैश है, तो इनमें क्या रिलेशन है? नाउ ई अपान ई डैश, ई अपान ई डैश इक्वल क्या हो गए? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, यही होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन कैंसल आउट होगा और ये इक्वल के हो जाएगा। माने एयर या वैक्यूम में जो इंटेंसिटी है उसको उसी स्थान पे यदि कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो उसमें जो इंटेंसिटी ई डैश है, तो इन दोनों इंटेंसिटी का रेशियो ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक। अब पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा देखो इसका। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट पोटेंशियल बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज गिवन बाय इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट। पोटेंशियल हमको इससे दिया जाता है, v मान लो पोटेंशियल है, सपोज इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल v है,
तो v इक्वल होता है और इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो v इक्वल होता है E इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ पे तो मान लो एयर या वैक्यूम में पोटेंशियल है ये v, जो इसको ऐसा लिखो v इन एयर, ठीक है ना। क्या होगा एयर में E इंटू डी। ठीक है। अब इस एयर के जगह पे अपन कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे तो सपोज वहाँ पे पोटेंशियल v डैश है इन एनी अदर मीडियम इक्वल क्या हो जाएगा E डैश इंटू डी, क्योंकि दूसरे मीडियम में फील्ड इंटेंसिटी E डैश है। अब तुम इन दोनों का रेशियो निकालो। नाउ रेशियो ऑफ v एंड v डैश, दिस implies दैट v अपान v डैश इक्वल, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा E अपान E डैश, डी डी कट जाएगा और E अपान E डैश क्या है K। माने दोनों मीडियम में जो पोटेंशियल है दोनों प्लेट के बीच में उनका रेशियो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, यही दिया है इसमें। इसका हल लिखोगे, लिखो इसमें सर ये हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड एनर्जी, ये है हेडिंग तो यही है ना 2.24। इसके बीच में और पहले और है नहीं, उसके पहले नहीं, उसी में पहले ए करके दिया। हाँ उसको ठीक है तो उसको भी लिख लो। बी सी ए बी सी, उसमें भी वही है, किसी पॉइंट पे मान लो वो जो पॉइंट है लिख लो, उसको भी लिख लो। चलो पहले तो हेडिंग डाल दिया 2.24 को और उसके बाद पहला जो लिखा है ए जो दिया है तुम भी लिख लो ए। अब लिखो हाँ लिखो लेट V be the potential at a distance r, how from point charge small q इन एयर आ वैक्यूम लिख लेना, इन एयर ओ आर करके VACUME करके वैक्यूम लिख लेना। देन V इक्वल, देन करके नीचे V इक्वल Q डिवाइडेड बाई Q अपान सीधा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R भी नीचे ही है ना होता है। ठीक, लिख नीचे से लिखो नाउ इफ वी चेंज द मीडियम now if we change the medium and put a dielectric material मटेरियल या सब्सटेंस कुछ भी लिख लो around the point charge having dielectric constant capital K, having dielectric constant
कैपिटल के। फिर नीचे देन पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के नीचे से। देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट करके वी डैश इक्वल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वी डैश इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। लिख दो, इट्स क्लियर फ्रॉम above formula that it's clear from the above formula that potential becomes 1 upon k time that in air a vacuum। हाँ रुको ना, बी पार्ट है, बी वाला है। कैपेसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक दिया है, वो है ये। लिखो पहले थोड़ा सा लिख लो सर टॉपिक बी। इसका वो नहीं है सॉल्यूशन, ये एक ए का बस वही है जो दिखाया, वही सॉल्यूशन है। हाँ उधर कई बार हम उसको सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिखे भर तो हैं यहाँ पे। अब लिखो, लिख ले इसको से बी को, वैसी डायग्राम बना लो, वैसा लिखोगे जैसा मैं बताया हूँ वैसा लिखोगे तो तुम्हारे बुक में थोड़ा अलग टाइप लिखा हुआ है, ऐसा लिखोगे तब भी ठीक है, छोटा है तुम्हारा बुक वाला। नाम दिया समान दिया। अब इसको तुम पूरा ऐसा ही लिख दो ना, क्या लिखो पूरा लिख दो। हाँ सही गो उतार दे। हेलो हाँ ट्यूशन छुट्टी हो गया क्या? मेरा 15 मिनट हो जाएगा, रुके नहीं तो पैदल जाऊँगा। 15 मिनट ज़्यादा
उसका नाम ज्योति है, सोनिया में सोनिया बोलते हैं। तो शॉर्ट नेम रखा था नहीं, नाम में सोनिया जो सुना तो देख, हम लोग नाम किस रखा है, मेरा नाम सोनू है, नाम उसका नाम सोनिया है, समझे? उसका नाम सोनी है। सोनी सर ने हो गया कि अच्छा इसको लिख रहे हो क्या? एक टॉपिक और है इसमें, फिर ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा। सिग्मा कौन है? एप्सिलॉन नॉट है ना? हाँ एप्सिलॉन नॉट के वो 8 10 रुपये रिक्रूट कर लो। B and B dash है ना? हाउ हाँ हो गया ना। अब अगला टॉपिक है तुम्हारे जैसा कि बुक में दिया हुआ है, हेडिंग देख लो। ये बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो इसमें C भी है, C। अरे हाँ तो सी इसमें बी और सी दोनों आ गए। हाँ हाँ ये रेशियो इंटेंसिटी का अच्छा एनर्जी है वाला, एनर्जी वाला है क्या उसमें? हाँ ठीक है उसको एक और लिख लो, एनर्जी वाले को जैसे बुक में दिया वैसे लिख लो, वो सेम है वो। इसके लिए स्पेस छोड़। हाँ एनर्जी एंड डाइलेक्ट्रिक जो दिया है ना, इसके लिए जगह छोड़। हाँ उतना ही लिखना है बुक में जितना दिया है। यहाँ हाँ इतने ही कोई बस बस रीजन ऑफ एयर। अभी क्या लिखूं? अभी आगे अगला टॉपिक देखो। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हाँ चल ठीक है। So distribution of charge over the surface of conductor. देखो किसी सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? लिख रहे हो क्या टॉपिक को? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? गिवन चार्ज अपान एरिया होता है ना। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, यही इसमें डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग में। तुम्हारे बुक में जैसा लिखा है देखो, बुक इज लैंग्वेज में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लिखा है वी नो दैट व्हेन चार्ज इज गिवन टू एनी कंडक्टर इट डिपेंड ओवर द सरफेस एंड चार्ज पर यूनिट एरिया is known as surface charge density which is denoted by S। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अभी कहीं पे अपन सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, यहाँ S लिखा हुआ है। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड मेनली ऑन टू कंडीशंस। पहला तो है शेप ऑफ कंडक्टर, यदि जितना कम एरिया का स्पेस होगा उसमें चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक, क्योंकि कम एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एरिया ज़्यादा होगा, ऐसे फैला हुआ होगा तो वहाँ पे चार्ज कम होगा, क्योंकि एरिया कम होने पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे
सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है चार्ज अपान एरिया, याद रखना। खैर जिसको अपन सिग्मा माने थे उधर क्यू अपान ए, ठीक है। अब यहाँ एरिया कम हो जाए, मतलब शेप ऐसा पॉइंट के फॉर्म में आ जाए, तो ये एरिया बहुत कम होने पर ये जो यूनिट एरिया में चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ पे माने कम एरिया में ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से किस पे डिपेंड करता है? एरिया, शेप पे, शेप ऑफ कंडक्टर पे। यहाँ पे क्या लिखा है पहले देखो, इफ कंडक्टर इज अ स्फेरिकल चार्ज स्पेयर्ड इक्वली ऑन द सरफेस एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एस रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह समान है मान लो, ठीक है, और उसका शेप जो है नीचे दे रखा है, 4-5 प्रकार का शेप दिया है। एक तो सर्कुलर दिया है, दूसरा इस टाइप का शेप दिया है, इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, ट्रायंगुलर शेप में दिया है, रेक्टेंगुलर शेप में दिया है। इफ इट्स रेडियस इज आर, सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हेन वी गिव क्यू चार्ज इज टू इट इज, देखो किसी मान लो स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, अब हम उसको चार्ज क्यू देते हैं, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? यदि वो चार्ज जो है स्फेरिकल शेप में है तो एरिया एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है? एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेयर क्या होता है? एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। स्फेरिकल शेप में है मान लो कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? रोज़ कई बार पढ़ चुके हैं इसको। मान लो ऐसे गोल है तो और उसका रेडियस r है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेप होता है 4πr²। मान लो अपन क्यू चार्ज देते हैं उसको, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो r जितना कम होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा यदि हम चार्ज को क्यू ही देते हैं तब भी। तो वैसे ही एकदम छोटा सा गोला बना के उसको क्यू चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा डेंस चार्ज होगा। टोटल चार्ज तो उतना ही होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, बहुत डेंस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला है देखो, तो ये इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इफ चार्ज इज इन स्फेरिकल शेप इज गिवन बाय सिग्मा अपान क्यू, सिग्मा इक्वल, कैसे हेडेक हो रहा है तो बस कर देते हैं, ज़्यादा हो रहा है, 5-7 मिनट तो बचा होगा, कल देख लेंगे, वैसे भी नहीं आए हैं बहुत लोग, ठीक है। 5-8 मिनट देखें क्या इसको? देख लो, पढ़ लो, कम से कम लिखने का काम बाद में करते रहना। अब यहाँ देखो, यदि हम उस किसी कंडक्टिव मटेरियल के पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाएं या कोई दूसरा कंडक्टिव मटेरियल लाएं तो वहाँ पे और चार्ज इंड्यूस हो जाता है। पहले से चार्ज दिए हैं वो तो है ही, और पास लाने पर और चार्ज इंड्यूस होता है उसमें, माने चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगा तब भी ये बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर में क्यों दिया। यही बोल रहा है, देखो पुस्तक में क्या बोल रहा है, व्हेन इंसुलेटर आर ब्रॉट क्लोजर टू द चार्ज्ड बॉडी चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज इन दैट पार्ट विच इज़ नियरर टू इट। जो पहले जिसको अपन चार्ज दिए हैं उसके पास में जो एरिया होगा वहाँ पे जो चार्ज की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। व्हेन कंडक्टर आर ब्रॉट, कंडक्टर जब लाएंगे तो वहाँ चार्ज की क्वांटिटी और बढ़ जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यही सब दिया हुआ है। अब एक्शन ऑफ पॉइंट क्या है देखो, इसी पे अगला जो तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट जो दिया हुआ है वैन डी ग्राफ जनरेटर, जिसमें अपन लाखों वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 लाख वोल्ट भी वोल्टेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, उतना वोल्ट, हाई वोल्ट 1 लाख वोल्ट यदि जनरेट करेंगे यहीं आसपास कहीं तो भन से उसमें आवाज़ आता रहेगा और ऐसा लगेगा कि दूर से ही खींच रहा है किसी चीज़ को। सर डेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, हाँ वहाँ तो 1,25,000 वोल्ट। स्पीड एक और बलौदा का एक उधर से जाओ तो एक आता है वैसे जोर से आवाज आती है, वो उसमें 33 के भी होगा ना, सबसे जो बहुत ऊंचा उसमें वायर लगा रहता है 3-3 बार मोटा मोटा, वो 33 किलो वोल्ट का होता है, 33,000 वोल्ट का। हाँ उसको फिर क्या करते हैं 11 किलो वोल्ट में, माने 11,000 वोल्ट में बदलते हैं। ये सर मेरे घर के सामने लगा है।
सबसे ऊपर में जो एक ही वायर रहता है ना खंभा में, वो 11,000 वोल्ट का रहता है। उसी में मैं चिपका था। बाप रे, 11 तो साल बच कैसे गया? बहुत मुश्किल से इसीलिए बचा था, दिमाग सर। से एकदम काम एकदम नहीं मैं सूख गया एक था। बार चढ़ा था इसी टावर में। हाँ, और देखो 2 और नीचे वायर होते हैं ना, वो 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके 11,000 को 240, 400 ऐसे 2-3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो जो हम जो यूज़ करते हैं, जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है वो 240 वोल्ट का होता है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो सप्लाई होता है, जैसे आटा चक्की हुआ या आरा मिल हुआ, इस टाइप का, इसमें 400 वोल्ट का होता है, और वो 2 फेस 3 फेस वाले भी होते हैं। 3 फेस में चलते हैं। हम्म। बड़े बड़े का पानी हाँ, 3 फेस मतलब मैं उस दिन 3 फेस बताया था ना, 120 में लपेटा हुआ रहता है। यस सर। तीनों में जितना करंट जनरेट हो रहा है, तीनों का सप्लाई देते हैं वो लोग। यस सर। ज़्यादा पावर चाहिए तो ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए उस वायर से, तभी ज़्यादा पावर हम जनरेट कर सकते हैं। सर लिखने का काम करता है। ठीक है, कल ही कर लेंगे, इतना ही रहने दो। ओके, क्लोज इट।